मानव मन हमेशा से ही मानव से लेकर मनोवैज्ञानिक तक सबके लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। मन के विषय में अधिक से अधिक जानने की और परिचय करने की इच्छा किसे नहीं होगी। मन जैसे गहन विषय की गहराई से लेकिन सरल प्रस्तुति के लिए डॉक्टर पुरुषोत्तम सेलुकर के सेमिनार एवं वर्कशॉप होते रहते हैं। इसलिए मन तज्ञ डॉक्टर सेलुकर माइंड एकेडमी की ओर से आप सभी आमंत्रित सज्जनों को मेरा सहृदय नमस्कार। मनुष्य मात्र के मन में सदा ही शांति की तीव्र इच्छा होती है। मानव जीवन की तमाम गतिविधियों का अंतिम आशय सिर्फ शांति ही होती है। हम जो भी प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका उद्देश्य भी शांति ही है। मगर दुखी इंसान कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सुख मिलने पर ही शांति आ सकती है और सुख मिलने के लिए सफल होना आवश्यक है। सफलता से ही सुख मिलता है और सुख से ही शांति। सफलता का यहाँ हमें एक व्यापक अर्थ लेना है। सफलता यानी एक व्यावसायिक सफलता नहीं, स्कूल कॉलेज के इम्तिहानों की सफलता नहीं, खेल कूद में अव्वल आने की सफलता नहीं, या किसी एक क्षेत्र की सफलता नहीं, परंतु सर्वांगी सफलता। शरीर की किसी रोग से जूझते हुए उससे मुक्त होने की एक सफलता ही है। मन में भरी हुई कई नकारात्मक शक्ति से मुक्त होना एक सफलता ही है। हमने अपने गुस्से पे काबू पाना भी एक सफलता है और अपनी आध्यात्मिकता को मन चाही ऊंचाई तक लेके जाना ये भी एक सफलता ही है। ऐसी कई छोटी बड़ी सफलताएं मिलकर देती है एक सर्वांगी सफलता और उसी के कारण मनुष्य तन मन और धन से समृद्ध होता है। यही समृद्धि सुख देती है और ऐसा ही सुखी इंसान पा सकता है शांति, परम शांति। किसी न किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए इंसान कड़ी मेहनत करते रहता है, मगर वह परिश्रम ज्यादातर शरीर का और बुद्धि का होता है। बहुत लोग सफल होने के लिए मन की शक्ति का उपयोग करते हैं। डॉक्टर विलियम जेम्स के अनुसार अधिकांश लोग उनके मिली हुई शक्ति, मन की शक्ति का 1 से 10% ही उपयोग करते हैं और उसका कारण मन के विषय में कम जानकारी होना ही है। वास्तविकता यह है कि मानव मन में अनंत शक्ति छुपी हुई है और इसके उपयोग से मनुष्य जो चाहे पा सकता है, जो चाहे बन सकता है और यह शक्ति विश्व भर के लोगों में एक समान है। पिछली सदी में हुई संशोधन के अनुसार मन के 2 प्रकार हैं, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। सबसे पहले तो हमें जागृत मन को समझें। हमारी दृष्टि, गंध, श्रवण, स्पर्श और स्वाद, इन 5 इंद्रियां शरीर की सारी हलचल, विचार और तर्क शक्ति पर जागृत मन का काबू है। पृथक्करण, अष्टगठन, बुद्धिमत्ता, यह भी जागृत मन के ही कार्य क्षेत्र है। सही अवसर को पहचानना, उसका फायदा लेना, अच्छे बुरे की सही पहचान, निर्णय करना, निर्णय का अमल करना, इच्छा की उत्पत्ति, यह सब जागृत मन की ही शक्तियां हैं। यह सब मानवीय शक्तियां हैं जो सिर्फ 10% है, मगर हमारे पास एक दूसरा मन भी है, अर्ध जागृत मन। इसके पास बाकी की 90% शक्तियां हैं, जिसे हम दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति या अलौकिक शक्ति भी कह सकते हैं। अपने इंद्रियों पर जागृत मन की तरह अर्ध जागृत मन का भी काबू होता है, मगर इसके अलावा अनायास प्रतिक्रिया, अंतरात्मा की आवाज, टेलीपैथी, याद शक्ति, भावनाएं, ज्ञान प्रज्ञा, सही अवसर खड़े करने की क्षमता,
ऐसी कई शक्तियां अर्ध जागृत मन के पास है। इस मन के पास एक नैसर्गिक घड़ी भी है और कैलेंडर भी है। हमारे स्वयं चलित चेतना तंत्र पर काबू, रोग प्रतिरोधक शक्ति, शरीर के किसी भी हिस्से पर काबू, सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति, सृजन शक्ति, प्रेरणा बल, मनोबल, पर्यावरण पर काबू, चुंबकीय शक्ति और आध्यात्मिकता, ऐसी अनेक ईश्वरीय शक्तियां हमारे अर्ध जागृत मन के पास है। इसीलिए इसको परमेश्वर का दूसरा नाम दिया गया है। दूसरे अर्थ में अर्ध जागृत मन हर मनुष्य का अपना निजी भगवान है और यह ईश्वर उसकी हर इच्छाओं को पूरी कर सकता है। हमें केवल आवश्यकता है उसकी गहराइयों को समझने की और उसकी शक्ति का उपयोग करने की। जागृत मन तभी काम करता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, मगर अर्ध जागृत मन 24 घंटे निरंतर कार्य करते रहता है। मन की मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। हमारे हृदय की तरह हमारा दिमाग भी धड़कता है और उसकी धड़कन नापी भी जा सकती है। मनुष्य जब जागृत अवस्था में होता है उस वक्त इस धड़कन की तरंगे प्रति सेकंड 14 से 25 के बीच में होती है। इसे बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। निद्रा अवस्था में यह तरंगे प्रति सेकंड 4 से 7 के मात्रा में ही होती है। इसे थीटा अवस्था कहते हैं। आदमी जब बेहोश हो जाता है तब यह तरंगे कम होकर प्रति सेकंड 1 से 4 के बीच में रह जाती है। इसे डेल्टा अवस्था कहते हैं। किंतु जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था के बीच में जो अवस्था होती है उसे अल्फा अवस्था कहते हैं और उस वक्त दिमाग की धड़कनों की तरंगे 7 से 14 प्रति सेकंड होती है। यह अल्फा अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। अल्फा अवस्था में ही सच्ची शक्ति छुपी हुई है। इस अवस्था में जागृत और अर्ध जागृत दोनों एक ही स्तर पर काम करते रहते हैं। इस अवस्था में हमें अपने जागृत मन से अर्ध जागृत मन को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से जो भी सृजन करते हैं या आदेश देते हैं वह सब कुछ अर्ध जागृत मन बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेता है और ठीक वैसी ही हकीकत हमारे जीवन में लाने के लिए जरूरी अवसर खड़े करता है। मगर अर्ध जागृत मन को किसी भी कार्य को सौंपने से पहले अंतःकरण की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ लोग जाने अनजाने में हमें दुख पहुंचाते हैं, मगर ऐसे लोगों के प्रति हमारा द्वेष या क्रोध सबसे ज़्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाता है, हमारे ही अंतर जगत को खोखला कर देता है। क्रोध दिमाग की धड़कनों को शांत होने ही नहीं देता। दिमाग के शांत अवस्था में ही प्रेम, दया, कृतज्ञता आदि भावनाएं खिलती है। क्रोध के कारण दिमाग में निरंतर बिजली के एक तूफान का माहौल बना रहता है जो अपने विकास के कल्पना के सभी चित्रों को धुंधला बना देता है और धुंधले चित्रों पर अर्ध जागृत मन ठीक से काम नहीं कर पाता। यह तूफान किसी और को तकलीफ नहीं देता, सिर्फ हमारा ही नुकसान करता है, क्योंकि यह अपने हाथों से खड़ा किया हुआ तूफान होता है। इस बिजली का वोल्टेज जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब मानसिक शॉर्ट सर्किट जैसी आपातकालीन परिस्थिति आन पड़ती है और उसका असर अपने शरीर पर भी पड़ता है। हमें दुख पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को अल्फा अवस्था में अंतःकरण पूर्वक बिना किसी शर्त के माफ कर देने से बिजली का यह तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है और मन बिल्कुल हल्कापन महसूस करता है। विकास के सकारात्मक चित्र और भी स्पष्ट होते हैं।
और अर्ध जागृत मन उसके अद्भुत परिणाम देता है। अल्फा अवस्था में किसी को माफ कर देने के बाद जब भी आप उस व्यक्ति को देखें और आपके चेहरे पर जरा सा भी तनाव ना आए और मन प्रफुल्लित ही रहे, तो समझ लेना आपने सच्चे हृदय से उसे माफ कर दिया। अंतःकरण की यह शुद्धि एक अद्भुत औषधि है और अर्ध जागृत मन के शक्ति का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक भी है। अल्फा अवस्था शरीर के स्वास्थ्य के लिए अति उपयोगी है। शरीर में आने वाली छोटी बड़ी बीमारियां का बाह्य उपचार तो हम कर ही लेते हैं, मगर दवा के असर को हमारे शरीर से सही प्रतिसाद ना मिले तो बीमारी खत्म नहीं हो सकती। शरीर के इस सकारात्मक असर के लिए अर्ध जागृत मन की भूमिका महत्वपूर्ण है। चिंता, डर, रोष, उद्वेग जैसी नकारात्मक भावनाएं हमें दवाइयों के प्रति सकारात्मक असर देने से रोकती है। अल्फा अवस्था में मनुष्य इन सभी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहता है। शांति, प्रेम, प्रफुल्लितता, हल्कापन जैसी सकारात्मक भावनाएं अल्फा अवस्था में पूर्ण रूप से घिरी हुई रहती है, जिसके कारण इस अवस्था में शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति व हीलिंग पावर ज़्यादा होता है और उसका असर अल्फा अवस्था से बाहर आने पर भी काफ़ी देर तक बना रहता है। अल्फा अवस्था के दौरान हमारे शरीर की अन्न पानी आदि की कम जरूरत रहती है। अल्फा अवस्था में रहने का गहराई से अनुभव होने पर मनुष्य शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व बिना भोजन लिए ही अनंत की शक्ति से प्राप्त कर सकता है और लंबे अरसे तक अन्न और पानी लिए बगैर ही तंदुरुस्त जीवन जी सकता है। अल्फा अवस्था के दौरान शरीर की स्थिति और मन की स्थिति के संतुलन के कारण शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ काम करते हुए संतुलित रहते हैं, इसीलिए शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अल्फा अवस्था के दौरान शरीर के कोशों का नष्ट होना रुक जाता है। एजिंग प्रोसेस की गति कम हो जाती है। शरीर के कोश जितने कम नष्ट होते हैं, शरीर उतना ही तंदुरुस्त और युवा रहता है। संत और महात्माओं की चेहरे की तेजस्विता का भी यही राज है। दिमाग की धड़कन जितनी कम होती है, तेजस्विता उतनी ही बढ़ती है। अल्फा अवस्था इतनी शक्तिशाली है कि इस अवस्था में किया गया मनोचित्रण हकीकत में बदल कर ही रहता है। इसीलिए अर्ध जागृत मन के पास भूल से भी कोई नकारात्मक सृजन या कमांड पहुंच ना जाए, इसका हमें ख्याल रखना है। अर्ध जागृत मन के दरवाजे पर पहरा देने का एक हमारा जागृत मन करता है। नकारात्मक विचारों को दूर करने के प्रयत्न करते रहने से और भी तेजी से आते हैं, किंतु उन विचारों पर ध्यान देने के बजाय सदा ही सकारात्मक सोचने की आदत डालने से नकारात्मक विचार क्रमशः कम होते हुए बंद हो जाते हैं और सिर्फ सकारात्मक विचार या आदेश ही अर्ध जागृत मन के पास पहुंचते हैं। जब किसी से कहा जाए कि यह काम तुझसे नहीं होगा, तुझमें अक्ल नहीं है, तुम कुछ भी नहीं बन सकते या तुम कभी नहीं सुधरोगे, तब वह व्यक्ति अपने जागृत मन से ऐसे नकारात्मक सूचनाओं को अगर रोक नहीं पाता है तो वह सीधे अर्ध जागृत मन के पास चले जाते हैं और उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कर पाने के चित्र दिखाई देने लगते हैं, विफलता के चित्र दिखने लगते हैं। मन की गहराई तक पहुंच चुके यह नकारात्मक चित्र आखिर उसके जीवन को वैसे ही हकीकत की ओर खींच लाते हैं। कुछ ऐसे लोग तो अपनी तर्क शक्ति और विचार शक्ति से ऐसे नकारात्मक आदेशों को
अर्ध जागृत मन के पास जाने से रोक सकते हैं, किंतु बच्चों का जागृत मन ऐसे आदेशों को रोक नहीं सकता। उनकी तर्क शक्ति कम होती है, इसीलिए ऐसे आदेश सीधे ही उनके अर्ध जागृत मन के पास चले जाते हैं, जिसका उनके जीवन में गंभीर असर पड़ता है। लंबे अरसे के बाद भी उसका असर दिखता है। डर, क्रोध, हताशा जैसी भावनाओं से ऐसे इंसान हमेशा पीड़ित रहते हैं। मजाक में कहे गए नकारात्मक आदेशों पर भी अर्ध जागृत मन काम करता है, क्योंकि अर्ध जागृत मन के पास तर्क शक्ति नहीं है। वह मजाक नहीं समझता। बार बार अपने आप को सकारात्मक सोच सृजन देते रहने से अल्फा अवस्था में उनके चित्र स्पष्ट बनते हैं। हमें रोज हमारे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विषय से जुड़े हुए सकारात्मक सृजन अपने आप को करते रहने की आदत डालनी चाहिए। जैसे मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है, मेरा वजन सप्रमाण है, मेरा शरीर चुस्त है और मैं खुश हूँ। ऐसे सच सूचन से स्वस्थ शरीर का चित्र स्पष्ट बनता है। मैं तेजस्वी हूँ, मेरी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी याददाश्त तेज है, नई बातें जानने के लिए और सीखने के लिए मैं सदा ही तत्पर रहता हूँ। जैसे स्वसूचन मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, लोगों के साथ मैं अच्छी तरह से रिश्ता निभाता हूँ, मैं अपने परिवार, शुभचिंतकों को, रिश्तेदारों और दोस्तों का आदर करता हूँ और लोग भी मेरा आदर करते हैं। ऐसे विचारों से सामाजिक रिश्तों में गहराई आती है और ऐसे विचार मन में अच्छे मनोचित्रण बनाता है। ऐसे विचार मनोजगत में एक खास चित्र बनाता है और अर्ध जागृत मन उन विचारों पर ही काम करता है। मेरी आमदनी बढ़ती जा रही है और मैं उसका श्रेष्ठ उपयोग करता हूँ। ऐसे स्वसूचन आर्थिक समृद्धि की ओर जाने में मदद करते हैं। मैं हमेशा शुभ निष्ठा से काम करता हूँ। मेरा जीवन पूर्णतः सत्य और नीति के मार्ग पर ही चलता है। मैं हमेशा सहकार की भावना से काम करता हूँ। मैं जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं सबको समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसे स्वसूचनों से हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठता है। ऐसे सकारात्मक स्वसूचनों के कारण अल्फा अवस्था में अपना मनोचित्रण भी उसी दिशा का रहता है जो हमें वैसे ही परिस्थिति तक पहुंचाता है जिस तरह पहले बताया गया है। अर्ध जागृत मन चित्रों की भाषा अच्छी तरह से समझता है। अल्फा अवस्था में अपने मनोइच्छित परिस्थिति में चलते फिरते देखने की इस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन अर्थात मनोचित्रण कहते हैं। मनोचित्रण एक प्रकार की परिकल्पना ही है, मगर इस परिकल्पना में इच्छित परिस्थिति या वस्तुओं को सिर्फ देखना नहीं है, परंतु स्पर्श, गंध, स्वाद, दृष्टि और श्रवण इन पांचों इंद्रियों से महसूस करने की कोशिश करनी है। अत्यंत भाव से एकरूप होकर मनोचित्रण करना है। दूसरी महत्व की बात यह है कि मनोचित्रण हम अपने भविष्य के लिए करने के बावजूद भी उसे भविष्य की तौर पे नहीं देखना है। वह घटना आज ही बन रही है, वह आज ही की परिस्थिति है, इस तरह से वर्तमान में देखना है, महसूस करना है। किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति उस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अल्फा अवस्था में मनोचित्रण कर सकता है। जैसी मेरी बीमारी चली जाएगी या कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा मनोचित्रण नहीं करना है, परंतु उसे यह बीमारी है ही नहीं ऐसा मनोचित्रण करना है। या फिर अगर वह बीमारी नहीं होती तो वह इंसान जो भी कुछ कर सकता, वह सारे कार्य अभी कर रहा है, वैसा मनोचित्रण करना है। पूरी विगतों के साथ
जैसे चलता फिरता रंगीन चलचित्र चल रहा हो, वैसे विजुअलाइजेशन करना है। इम्तिहान में अच्छा रिजल्ट चाहने वाला विद्यार्थी आज ही उसका रिजल्ट आया है, अपने नाम, तारीख और इच्छित मार्क वाली मार्कशीट अपने हाथ में दे और उसे देखकर वह खुश हो रहा है, घर में उत्सव सा माहौल है। इस तरह से सब कुछ वर्तमान में विजुअलाइज करना है। किसी भी विषय में मनोचित्रण के लिए पहले से ही उसकी रूपरेखा तैयार कर लेने से अल्फा अवस्था में स्पष्ट रूप से मनोचित्रण करना आसान हो जाता है। जिस बात के लिए मनोचित्रण कर रहे हो उसमें सफल होने की इच्छा जितनी तीव्र होगी, मनोचित्रण जितना स्पष्ट होगा, परिणाम उतने ही जल्दी आएंगे। इस तरह अल्फा अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। पूरी तरह से नींद में चले जाने से पहले और निद्रा अवस्था से जागृत अवस्था में आते समय हम रोज ही कुदरती रूप से अल्फा अवस्था से गुजरते हैं। इसके अलावा हम जब भी चाहे अल्फा अवस्था में जा सकते हैं। अल्फा अवस्था में जाने की कई तरीकों में रिलैक्सेशन अर्थात शिथिलीकरण करना एक कारगर तरीका है। रिलैक्सेशन में शरीर के सभी अंगों को स्वसूचन से शिथिल करते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करना है और फिर हल्केपन के आनंद के साथ मन की शांत अवस्था अल्फा अवस्था में पहुंचना होता है। हमारा अर्धजागृत मन अलादीन के जादुई चिराग से निकला हुआ जीन जैसा है। रिलैक्सेशन एक तरीके से उस जीन को चिराग से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। हमें सिर्फ जीन को चिराग से बाहर निकालना है, फिर जीन हमारे हर आदेशों को स्वीकार करके उसे पूरा करने के लिए तैयार होगा। इस तरह अल्फा अवस्था का लाभ पाने के लिए रिलैक्सेशन अति उपयुक्त क्रिया है। हर कोई इंसान बड़ी आसानी से रिलैक्सेशन कर सकता है और रिलैक्सेशन किसी भी समय किया जा सकता है। सिर्फ वाहन चलाते समय रिलैक्सेशन करना उचित नहीं है। दिन भर में 2 बार रिलैक्सेशन करने से उत्तम लाभ होता है। तो आइए रिलैक्सेशन के जरिए अल्फा अवस्था में जाने का अद्भुत आनंद लें। रिलैक्सेशन करने से पहले रिलैक्सेशन पोजीशन को अच्छी तरह समझ लीजिए। रिलैक्सेशन पोजीशन अर्थात शरीर की एक ऐसी स्थिति जिसमें आप अगले 30 मिनट तक सहजता से बैठ सके। रिलैक्सेशन बैठकर या लेटकर भी किया जा सकता है, मगर लेटकर रिलैक्सेशन करने से ऐसा भी हो सकता है कि आप नींद में भी चले जाएं और अल्फा अवस्था में बने रहने के लाभों से वंचित रह जाएं। जमीन पर बैठकर भी रिलैक्सेशन किया जा सकता है, मगर दोनों हाथों को सहारा मिले ऐसी कुर्सी में बैठकर रिलैक्सेशन करना ज़्यादा सुविधाजनक है। कुर्सी में बैठकर रिलैक्सेशन करते वक्त अपने पैरों के तलवे जमीन को स्पर्श कर सके उस तरह बैठना चाहिए। दोनों हाथ गोद में, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, शरीर को बिल्कुल ढीला और हल्का छोड़कर बैठना चाहिए। आंखों से चश्मे निकालने से, बेल्ट और टाई को ढीला करने से रिलैक्स होने में आसानी होती है। रिलैक्सेशन के लिए ऐसी जगह पसंद करनी चाहिए जहां 30 मिनट तक आपको कोई विक्षेप ना करे। अगर सेलफोन पास में है तो उसे स्विच ऑफ कर देने से अचानक विक्षेप नहीं हो सकता। जहां आप रिलैक्सेशन कर रहे हो वहां पर हो सके तो रोशनी कम कर देनी चाहिए। जब आप अल्फा अवस्था से बाहर जाए, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ घिसकर दोनों बंद आंखों पर कुछ देर तक हल्के से दबाकर रखें और फिर हथेलियां दूर करके धीरे धीरे आंखें खोलें। तो आइए हम रिलैक्सेशन की शुरुआत करते हैं।